हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम सोल्व करने वाले हैं। ये क्लास 12 यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट है। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके लिए जेई मेन, जेई एडवांस और नीट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, स्पेशली जेई मेन और जेई एडवांस में। पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, इन फिगर two positive charges Q2 and Q3 fixed along the y-axis exert a net electric force in the positive direction on the charge Q1 fixed along the x-axis. If a positive charge Q is added at x0, the force on Q1 पे आपको फोर्स बताना। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे ये Q2 और Q3 हैं, ये दोनों के दोनों क्या हैं, पॉजिटिव हैं। और Q1 जो है उसके ऊपर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में इधर फोर्स लगा रहे हैं। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो Q1 है ये नेगेटिव चार्ज है। Q1 कैसा चार्ज है, नेगेटिव। इधर भी कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। उसके बाद क्वेश्चन ने क्या बोला है कि x0 के ऊपर हम एक प्लस Q चार्ज को, यहाँ ये जो है प्लस Q को ऐड कर देते हैं, तो नेट फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा। देखो पहले नेट फोर्स डाउनवर्ड लग रहा था, पॉजिटिव चार्ज इसको और अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो फिर नेट फोर्स लगेगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस में और इंक्रीज लगेगा। आंसर्स क्या क्या हैं, सेल इंक्रीज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, सेल डिक्रीज अलोंग द पॉजिटिव एक्स। ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पहला आंसर ही हमारा बिल्कुल सही निकल के आ गया है, अगले आंसर पढ़ने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। सेल इंक्रीज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। A point positive charge is brought near an isolated conducting sphere. The electric field is best given by. ये आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं, इनमें सबसे अच्छा कौन सा है, मतलब सबसे सही कौन सा है, किससे आप रिप्रेजेंट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को। देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, तो आपको पता है पॉजिटिव चार्ज लाइन ऑफ फोर्स आउटवर्ड होते हैं, तो यहाँ पे बाहर की तरफ गई हुई है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो स्फीयर है यहाँ पे एंटर हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे कैसा चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। और यहाँ से इसे बाहर जा रही हैं, इसका मतलब यहाँ पे कैसा चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर मैं 2 नंबर पे देखता हूँ तो पॉजिटिव से तो बाहर की तरफ जाते हैं, बिल्कुल सही है। और ये पूरे का पूरा स्फीयर कैसा होगा, नेगेटिव, तभी इधर से लाइन एंटर होंगी, इधर से लाइन एंटर होंगी। और ये जो है यहाँ पे लाइनें इसको क्रॉस कर रही हैं, इसका मतलब देखो यहाँ पे आप देखोगे ये इन लाइन को यहाँ पे देखना आप, ओके। और इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें एंटर हो रही हैं। तो हम यहाँ से 4th नंबर से स्टार्ट करते हैं। ये पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो जो लाइन ऑफ फोर्स है वो नॉर्मल नहीं है, सरफेस पे क्या नहीं है, नॉर्मल नहीं है। इसमें भी नॉर्मल नहीं, ये भी नहीं होगा। इन 2 में बच्चों को डाउट हो सकता है और इसको आपको ध्यान से देखना है। देखिए अगर आप इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टीज़ तो देखते हो तो आपको ये सेकंड वाला आंसर बिल्कुल सही लगेगा। लाइन ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या बोलती है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है इससे इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन इमर्ज होती हैं, और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसके ऊपर जाके वो टर्मिनेट हो जाती है। तो आप यहाँ पे क्या देखोगे, पॉजिटिव चार्ज था, लाइन ऑफ फोर्स यहाँ से इस प्रकार से जा रही थी और टर्मिनेट हो गई इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर। ओके, तो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, इसी आंसर को ठीक करेंगे। बट आप क्वेश्चन को एक बार फिर से ध्यान से देखें, क्या बोलता है, आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर है। कैसा है, आइसोलेटेड है, कंडक्टिंग स्फीयर है। स्फीयर पे इनिशियली इन्होंने कोई चार्ज नहीं बताया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कंडक्टिंग स्फीयर है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ एक बार। कंडक्टिंग स्फीयर है तो इससे क्या है, इस पहले वाले ऑप्शन को आप ध्यान से देखेंगे, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इसके ये जो स्फीयर है, ये वाला जो स्फीयर है, इसके अंदर जितने भी चार्ज हैं उन चार्ज में से अपने साइड में क्या करता है, ये अपनी साइड में इधर नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाते हैं। और क्योंकि नेगेटिव चार्ज होते हैं तो फिर क्या होगा, इस साइड में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इंडक्शन इफेक्ट के कारण इस साइड में नेगेटिव चार्ज ले आएगा, तो ये जो स्फीयर ये पोलराइज हो जाएगा, इधर नेगेटिव तो इस साइड में क्या हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ देख रहे हो कि लाइन ऑफ फोर्स आउटवर्ड जा रही है, मतलब ये पॉजिटिव पोर्शन है। इससे लाइन ऑफ फोर्स इनवर्ड आ रही है, मतलब ये कौन सा है, नेगेटिव है। तो यहाँ पे सही आंसर कौन है, ये आपका सही आंसर है। ये सही आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे स्फीयर का चार्ज क्वेश्चन ने मेंशन नहीं कर रखा, इन्होंने आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर कहा है। आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर है, इसलिए ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला जो चार्ज है, इस स्फीयर को पोलराइज कर देगा। क्या करेगा, इसको पोलराइज कर देगा, इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस साइड क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो हमारा जो बेस्ट आंसर है, बेस्ट गिवन बाई, तो ये आपके पास क्या होगा, 1 वाला।
तो इसमें हम क्या करेंगे, फिगर 1, दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। ये आपके पास 4 सरफेसेस दे रखे हैं, 4 सरफेसेस गिवन है, सभी की शेप अलग अलग है। इनमें क्या बोला है, इन फिगर 4 इज द लार्जेस्ट, इसमें लार्जेस्ट होगा। इन फिगर 3 इज द लिस्ट, 3 फिगर में लिस्ट होगा। इन फिगर 2 इज सेम एज इन फिगर 3 बट इज स्मॉलर देन फिगर 4। कहता है इन दोनों का सेम होगा बट इससे क्या होगा, ये स्मॉल होगा। और फिर बोलता है इज द सेम फॉर ऑल फिगर्स। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आपका आंसर रहेगा सेम फॉर ऑल द फिगर। सेम क्यों होगा, आपको पता है कोई भी क्लोज्ड सरफेस होता है उसका जो फ्लक्स होता है वो Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और क्लोज सरफेस का जो फ्लक्स होता है वो डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे। तो चार्ज सभी का सेम है, शेप पे डिपेंड नहीं करता। तो ये आपको बड़ी शेप दिखाई दे रही है तो ये आपको फ्लक्स ज़्यादा होगा, ये गलत बात है। ज़्यादा फ्लक्स नहीं होगा, फ्लक्स सभी का क्या होगा, सेम। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ओके। 5 charts Q1, Q2, Q3, Q4 and Q5 are fixed at their positions as shown in the figure. S is a Gaussian surface. The Gauss law is given by E dot ds is equal to Q by epsilon naught over the closed surface. Which is following statement is correct. तो इन स्टेटमेंट से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बतानी है। ये आपको एक सरफेस दे रखा है जैसे यहाँ पे ये, और इसके अंदर क्या है Q1, Q2, Q3 और ये Q5 तक चार्जेस हैं, और एक गॉसियन सरफेस दे रखा है। आप देख रहे हो यहाँ पे ये गॉसियन सरफेस आपके पास ये है, ओके। पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है वो स्टेटमेंट देख लेते हैं। E ऑन द LHS ऑफ द अबू इक्वेशन। तो जैसे आपके पास इक्वेशन ये थी, इसका ये LHS था। will have a contribution from Q1, Q5 and Q3 while Q on the RHS will have the contribution from Q2 and Q4 only। स्टेटमेंट को ध्यान से समझ लेना क्या कहना चाहता है। क्या कहता है कि RHS के अंदर आपके पास इधर ये Q है, तो इस Q की कंट्रीब्यूशन ये बोलता है Q2 और Q4 के कारण होगी। तो आप देख रहे हो क्लोज जो सरफेस है उसके अंदर Q2 और Q4 ही हैं, तो इसका मतलब RHS वाली स्टेटमेंट यहाँ तक ये तो ठीक है। LHS में क्या बोलता है, विल हैव कंट्रीब्यूशन फ्रॉम Q1, Q5 एंड Q3, Q1, Q5 एंड Q3, ओके ठीक है, सोच लिया आपने इसके बारे में अच्छे से। अब स्टेटमेंट नंबर 2 देखते हैं। E on the LHS of the above equation will have a contribution from all the charges, while Q on the RHS will have contribution from Q2 and Q4 only। A और B में डिफरेंस क्या है, B ये बोलता है कि जो E है LHS का वो सभी चार्ज मतलब Q1, Q2, Q3, Q4 और Q5 सभी का कंट्रीब्यूशन है, और RHS में आपके पास ये वाला जो चार्ज है ये सिर्फ और सिर्फ Q2 एंड Q4 के कारण है। C वाला स्टेटमेंट क्या बोलता है, E on the LHS of the above equation will have contribution from all charges while Q on the RHS will have contribution from Q1, Q3 and Q5 only, and D both E on LHS and Q on the RHS will have contribution from Q2 and Q4 only। इन सभी में से आपको आंसर सेलेक्ट करने हैं। और बच्चे जो डाउट करते हैं, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट पॉइंट है, उसको आप ध्यान से देख लें। आप गॉस थ्योरम को देखिए पहले। गॉस थ्योरम क्या बोलता है, आप गॉस थ्योरम में लिखते हो कि जो फ्लक्स होता है वो होता है E डॉट ds ओवर द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये फ्लक्स होता है, ठीक है। ये कोई भी क्लोज सरफेस मैंने ले लिया, इसे क्वेश्चन वाला ले लेता हूँ। ये Q2 है, Q4 है, Q1, Q3 और Q5 ही आउटसाइड है। तो बच्चों के दिमाग में, मोस्टली बच्चों के दिमाग में एक बात रहती है कि यहाँ पे ये जो Q है ये Q2 और Q4 यानी क्लोज सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज है वो है, और ये बात बिल्कुल सही भी है। गॉस थ्योरम में यही तो बोलती है कि क्लोज सरफेस के अंदर जो भी चार्ज होगा उसका 1/ε0 फ्लक्स होता है, और उसके कारण बच्चे ये मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं, उसमें एक गलतफहमी हो जाती है कि यहाँ पे ये जो E है ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये इसी चार्ज के कारण होगा और ये चार्ज इन दोनों के कारण है। तो यहाँ पे उनका एक मिसकंसेप्शन तैयार हो जाता है और वो कंफ्यूज होकर गलत आंसर कर देते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मोस्टली बच्चों का आंसर डी होने वाला था, बट यहाँ पे जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है बी।
बी इज़ द राइट आंसर। बी राइट आंसर क्यों, उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ध्यान से सुनना। बी राइट आंसर इसलिए है क्योंकि गॉस थ्योरम में यहाँ पे आपने देखा ये जो सरफेस था और इसमें ये क्लोज सरफेस था आपके पास जिसके अंदर Q2 एंड Q4 चार्ज थे और बाकी आपके जो Q1, Q5, Q3 आउटसाइड थे। गॉस थ्योरम का एक पॉइंट है, बच्चों ने ध्यान से नहीं पढ़ा होगा, ध्यान से सुनना, कि हम ये जो फॉर्मूला लिखते हैं, ध्यान से सुनना, E डॉट ds ओवर द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो फॉर्मूला हम लिखते हैं इसमें ये जो चार्ज होता है ये क्लोज्ड सरफेस का चार्ज होता है। किसका चार्ज होता है? क्लोज सरफेस का। और यहाँ पे ये जो फ्लक्स है ये जिस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण निकाल लेते हैं, ये फ्लक्स जिस भी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण निकालेंगे, जैसे यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने सरफेस इंटीग्रल लिया तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये होता है ड्यू टू ऑल चार्ज। तो यहाँ पे ऑल चार्ज के क्या हैं? Q1, Q2, Q3, Q4 एंड Q5। तो ये सारे कंबाइंडली जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास ये वाला। ओके, उसका जो सरफेस इंटीग्रल लूंगा तो वो आएगा क्लोज सरफेस के। मैंने ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल किस सरफेस के ऊपर लिया? मैंने इस क्लोज सरफेस पे लिया, तो सिर्फ इसी का चार्ज यहाँ पे काउंट हुआ है। ओके, तो यहाँ पे आपके पास राइट आंसर कौन है? बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, इन फिगर shows electric field lines in which an electric dipole P is placed as shown in the figure। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे डाइपोल का ये नेगेटिव चार्ज है, ये डाइपोल का पॉजिटिव चार्ज है। तो आपको पता है जो नेगेटिव चार्ज होता है उस पर फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट, इस पे फोर्स इधर लगेगा। पॉजिटिव वाला है उस पर फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस पर फोर्स लगेगा इस साइड में। आप यहाँ पे ये भी देख पा रहे हैं कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इधर लाइन ऑफ फोर्स वाइड है इस डायरेक्शन में, तो मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। मैं इसको बोल देता हूँ E2 और इस साइड वाले को क्या बोल देता हूँ E1। मीन E1 इज़ ग्रेटर देन क्या है? E2। तो इस फोर्स को मैं F2 बोल दूँ, इस वाले फोर्स को F1 बोल दूँ, तो क्लियरली हमें पता चल रहा है F1 इज़ ग्रेटर देन F2। तो इसका मतलब यह कि डाइपोल के ऊपर नेट फोर्स जीरो नहीं है, डाइपोल एक नेट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा टुवार्ड्स द नेगेटिव चार्ज, इस साइड में नेट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब हम इसके आंसर्स देखते हैं क्या क्या पूछना चाहता है इसमें से और क्या आंसर दिए हैं। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। क्या क्या स्टेटमेंट है? डाइपोल विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, ये तो गलत हो गया क्योंकि ये तभी होता है जब फील्ड यूनिफॉर्म हो और यहाँ पे फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है। डाइपोल विल एक्सपीरियंस ए फोर्स टुवार्ड्स द राइट, राइट का मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो ये आपका आंसर पहले ही गलत हो चुका। आप निकाल के चल गए हो कि लेफ्ट में फोर्स फील करता है, डाइपोल विल एक्सपीरियंस ए फोर्स टुवार्ड्स लेफ्ट, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, ए पॉइंट चार्ज प्लस Q इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस D फ्रॉम एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेन। देखिए प्लेन बना लेते हैं, एक आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेन बना लेते हैं। ये इस प्रकार से एक आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेन है, हमने कंसिडर कर लिया, दिस इज एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेन। ठीक है, ये आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेन है, आइसोलेटेड है मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं था पहले से। ठीक है, और ये कंडक्टिंग आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेन है, ये अच्छे से बना लेते हैं इसको। आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेन है ये है एक आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेन, दिस इज एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेन। इससे D डिस्टेंस के ऊपर एट द डिस्टेंस D एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है तो आपको पता है इंडक्शन इफेक्ट के कारण यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, और जो दूसरी साइड है उधर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक, तो इधर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो आपको पता है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो होती हैं पॉजिटिव चार्ज से किधर होती हैं? आउटवर्ड होती हैं, दूसरी साइड में ये हो जाएंगी इस साइड में। ओके, आगे क्वेश्चन स्टडी करते हैं, रीड करते हैं स्टेटमेंट को। द फील्ड एट ए पॉइंट P ऑन अदर साइड ऑफ द प्लेन इज। तो आपने देख लिया प्लेन के अदर साइड क्या है? नॉर्मल है और आउटवर्ड है। डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड अवे फ्रॉम द प्लेन, यही आंसर होगा। परपेंडिकुलर तो है ये और अवे भी है, देखो अवे है और क्या है? परपेंडिकुलर। तो आपका डायरेक्ट आपको पहला आंसर यहाँ पे सही मिल गया है। बाकी आंसर भी हम पढ़ लेते हैं एक बार, बाकी स्टेटमेंट्स भी, ताकि कोई डाउट आपको ना रहे। सेकंड में क्या बोलता है? डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन बट टुवार्ड्स द प्लेन। टुवार्ड्स द प्लेन नहीं है, अवे फ्रॉम द प्लेन है। टुवार्ड्स द प्लेन होने का मतलब था उस साइड पॉजिटिव चार्ज आता है। जैसे टुवार्ड्स द प्लेन मतलब ये इस साइड बोल रहा है, इस साइड कब होता? जब यहाँ पे ये पॉजिटिव की जगह यहाँ पे क्या होता है? नेगेटिव होता तो होता। इसका मतलब बी वाला गलत हुआ। ये गलत क्यों हुई मैं आपको यहाँ पे ये रीज़न बता रहा हूँ। डायरेक्टेड रेडियली अवे फ्रॉम पॉइंट चार्ज, तो पॉइंट चार्ज से रेडियली अवे भी नहीं है, और डायरेक्टेड रेडियली टुवार्ड्स द पॉइंट चार्ज। ओके,
क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? ए हेमिस्फीयर इज यूनिफॉर्मली चार्ज पॉजिटिवली, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द डायमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर इज डायरेक्टेड। तो क्या क्या ऑप्शन है इसमें? पहला है परपेंडिकुलर टू द डायमीटर, सेकंड है पैरेलल टू द डायमीटर, थर्ड है एट एन एंगल टिल्टेड टुवर्ड्स द डायमीटर, और फोर्थ है एट एन एंगल टिल्टेड अवे फ्रॉम द डायमीटर। तो इन सभी में आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा परपेंडिकुलर टू द डायमीटर। तो ये हमने एनसीईआरटी की जो एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स थी उनको सोल्व किया है। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हमारी यूनिट नंबर 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसकी एनसीईआरटी एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स को हम सोल्व करेंगे। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी हो, आपको इसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दें, जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं उसका वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा।